Hello everyone, welcome back to the channel. This is your friend Vansh and today we are going to see the video number 3 of financial management. आज हमारी जो होगी ये वीडियो नंबर 3 होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है, हमें एक टॉपिक ये पढ़ना है। दूसरी बार हमें देखना होगा कंपाउंडिंग क्या होता है, हमें देखना होगा डिस्काउंटिंग क्या होता है। उसके बाद रहेगा डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। कुछ 3 डिसीजन होंगे, उन्हें थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो बिना देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नंबर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो ये रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इट मीन्स वैल्यू ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू ऑफ मनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम के साथ रिलेशन में मनी की वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर आज आपके पास 10 रुपए हैं, क्या कल 1 साल बाद भी वो 10 रुपए की वैल्यू उतनी ही रहेगी या डेप्रिशिएट हो जाएगी या अप्रिशिएट हो जाएगी। ये जो कहलाता है ये होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि विद पैसेज ऑफ टाइम या फिर विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपकी मनी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और द वैल्यू ऑफ मनी दैट चेंजेस विद टाइम, यानी वैल्यू मनी की वैल्यू में जो चेंज आता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम, विद पैसेज ऑफ टाइम, वो होता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक इसमें डेफिनेशन है, इट इज अ कंसेप्ट दैट मनी अवेलेबल एट द प्रेजेंट टाइम इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर। हाउ, अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये आज, मैं कहूँ कि अगर मैं आपको 10 रुपये आज दे सकता हूँ या आप मेरे से 10 रुपये 2 साल बाद ले लेना, तो आपके हिसाब से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑब्वियस बात है कि जो अगर मैं आपको 10 रुपये आज दे रहा हूँ उसकी वर्थ वैल्यू ज़्यादा होगी रेदर देन आपको 2 साल बाद जो मैं दूंगा उनकी। क्यों? जैसे आपने सुना भी होगा, आपके पेरेंट्स से कहते हैं कि हमारे टाइम पे 10 रुपये में ये सब चीज़ें आ जाती थी, हमारे टाइम में ये आ जाता था, हमारे टाइम में ये आ जाता था। बट आज के देखा जाए तो 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। 10 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा आप चिप्स का पैकेट ले लेंगे, एक पेन ले लेंगे, पेंसिल ले लेंगे, केवल इतना ही होता है 10 रुपये में। तो it is a concept that money available at the present time is worth more than the same amount in the future due to the potential earning capacity। अब इसमें एक बात आती है potential earning capacity, यानी उस हम जब भी मनी की वैल्यू निकालेंगे उसकी अर्निंग कैपेसिटी या फिर उसकी मनी वैल्यू पे, कि वो कितनी चीज़ें खरीद पाता है, उसकी कैपेसिटी ऑफ वर्थ रहेगी। तो हमें उसमें उससे हम पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी से उसे मेजर करेंगे। एग्जाम्पल, 10 रुपी हैज़ मोर वैल्यू देन द 10 रुपी इन द नेक्स्ट ईयर। टुडे 10 रुपी हैज़ मोर वैल्यू देन द 10 रुपीज इन द नेक्स्ट ईयर। अगर मैं आपको कहूँ कि अगले साल आपके पास 10 रुपये होंगे या फिर आज के 10 रुपये, किसकी वैल्यू ज़्यादा? आज के 10 रुपये की वैल्यू ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है जिससे कि हमारी वैल्यू, ये इन्फ्लेशन को अगर सीधा सीधा कहें तो महंगाई होता है। महंगाई होने की वजह से आपके पास जो पैसे की वैल्यू है, अगर मान लीजिए 10 रुपये आज, वही 10 रुपये की वैल्यू फ्यूचर में कम हो जाएगी रेदर देन आज के। ठीक है, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइंस ओवर द टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल, अ पर्सन इन्वेस्ट 1000 रुपी इन अ गवर्नमेंट बोर्ड बॉन्ड विद 10 रुपी विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, 1000 विल बिकम 1100। ऐसा क्यों? क्योंकि 1000 रुपये तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट करी थी, वेर उस पर जो था इंटरेस्ट वो 10% पर एनम का था। तो 10% पर एनम के हिसाब से 1 साल बाद उसका जो 10% लगेगा, 1000 का 10% 100 रुपये, तो वो 100 रुपये प्लस 1000 वो 1100 हो जाएंगे। ये होता है अपना फ्यूचर वैल्यू, या फिर फ्यूचर वैल्यू होगी हमारी 1100। तो अब अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू तो होती है प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली देखा जाएगा इसमें। तो 1000 प्लस 100 इज इक्वल टू 1100। ये होती है हमारी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो इसे हम एक और टर्म इसके लिए यूज होती है, इसके लिए यूज होता है कंपाउंडिंग। इसे कहते हैं हम कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये होता है जिसमें कि आप कम प्रिंसिपल अमाउंट पे आप इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो कंपाउंडिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू फ्रॉम अ गिवन प्रेजेंट सम इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। जैसे भी मैंने बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें कि आप फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, एज इट इज़ बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, सो इट इज़ नोन एज कंपाउंडिंग। क्योंकि ये जो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट लगता है ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, तो इसमें कहते हैं हम कंपाउंडिंग। इसका नाम इसलिए पड़ा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, एफ वी इज इक्वल्स टू पी वी मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई की होल पावर एन। अब ये क्या है?
एफ वी होता है फ्यूचर वैल्यू, पी वी होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो 1 प्लस आई की पावर एन, इसे हम कंपाउंडिंग फैक्टर या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एन इसमें होता है नंबर ऑफ ईयर, आई होता है इंटरेस्ट रेट। चलिए इसके बाद एक छोटा सा हम सम देख लेते हैं जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर द 4 ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000 इन अ बैंक एट द रेट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर द 4 ईयर्स। 4 ईयर का आपको ड्यूरेशन दे दिया एन, यानी आपको जो एन दे दिया नंबर ऑफ ईयर वो 4 है। इंटरेस्ट रेट जो है 8% पर एनम। तो आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है अगर आप 1,00,000 रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे तो चलिए करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8% है तो 8/100 की होल पावर 4। तो अगर 8/100 और 1 प्लस 8/100 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 108/100 की होल पावर 4 इंटू 1,00,000। तो आप 1,00,000 इंटू 108 की पावर डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। तो 50 से 50 काटेंगे तो उसके बाद आएगा 1,36,048 रुपीज .89896 पैसा। ये होगा हमारी जो आएगी फ्यूचर वैल्यू होगी अगर आप 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा है 4 साल के लिए। आपको आई होप अब क्लियर होगा, विजिबल होगा। तो यह आता है हमारा 1,36,048 रुपीज .896 पैसा। तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। आप इसमें कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, सिंपल। चलिए तो फ्यूचर वैल्यू वुड बी 1,36,048.896 पैसा। चलिए इसके बाद आता है डिस्काउंटिंग। अब डिस्काउंटिंग क्या होता है, इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम ऑफ मनी इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। यानी अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो, आपके पास इंटरेस्ट रेट हो, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है उस फ्यूचर अमाउंट की। तो उसको जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। क्लियर हुआ? इट इज डन बाय रिमूविंग द एक्यूमुलेटेड कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम द फ्यूचर वैल्यू। यानी फ्यूचर वैल्यू में से अगर हम अपना इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इनिशियल जो थी इक्वेशन वो क्या थी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। यानी अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो प्लस के इधर इंटरेस्ट है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। यानी फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो? तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया था पी एफ वी इज टू पी वी 1 प्लस आई की पावर एन। उसी तरह हमारा पी वी का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई की पावर एन। इनवर्स या फिर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। या फिर सीधा अगर आपको लिखना हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, पी वी इज इक्वल्स टू एफ वी फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आई की होल पावर एन। क्योंकि मल्टीप्लाइड है 1 के साथ तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं। चलिए आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब इसकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे सामने ये रहा एग्जांपल है फॉर अ सम ऑफ ₹10 लाख टू बी, मतलब आपके पास फ्यूचर में जो सम होना चाहिए ये फ्यूचर वैल्यू है 10 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर। आपके पास 10 साल बाद 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो हाउ मच यू हैव टू इन्वेस्ट टुडे, आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन बैंक गिविंग 8% इंटरेस्ट, जिसमें कि 8% इंटरेस्ट चल रहा है पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो आपको आई होप आपको सब चीज़ें मिली होगी। आप सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर दे दीजिए। जैसे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.08। मैंने 0.08 क्यों लिखा, अगर आप 8 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 0.08 ही आएगी। तो मैंने ये ना करके इजी लैंग्वेज के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 0.08 लिख दिया कि होल पावर 10। तो 1 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 10। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.463 कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख से तो आपके आंसर जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू वो आएगा 4,63,000। अब मैंने इसमें हो सकता है आपका थोड़ा बहुत आंसर ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि जो ये मैंने फैक्टर निकाला है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं इसे। तो जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है उसमें मैंने 3 डिजिट तक ही लिया है। अगर आप 4 डिजिट तक लेंगे हो सकता है थोड़ा बहुत आपका आंसर ऊपर नीचे हो जाए। इसमें 100 रुपये तक का आपके ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4,63,000 आंसर। यानी अगर आप 4,63,000 रुपीज़ आज इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर और जिसमें कि इंटरेस्ट रेट होगा 8% पर एनम का,
तब जाके आपके पास 10 साल बाद 10 लाख रुपए होंगे। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए तो देखते हैं हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, जिसमें है कि डिसीजंस ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजर, कि फाइनेंशियल मैनेजर को कौन कौन से डिसीजन लेने पड़ते हैं या लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 3 तरह के मेजर डिसीजंस होते हैं। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। 3 तरह हैं। तो इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, कि इन्वेस्टमेंट किस में करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। फाइनेंस डिसीजन में सिलेक्शन ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का सिलेक्शन कैसे करना है, हमें कौन सा मिक्स या फिर सोर्स मिक्स लेने हैं, यानी मैंने इक्विटी लेना है, प्रेफरेंस लेना है, मैंने डेट लेना है, इनका क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, वो सब। इसके बाद है डिविडेंड, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने पैसा ले आए, हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके बाद जो हमारा रिटर्न आएगा उसका क्या करना है, हम उसका क्या करेंगे, वो आएगा डिविडेंड डिसीजन में, कि कितना % डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितना % रिटेन करके चलना है। तो अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करी जाए, तो इसमें 2 तरह के डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये 2 तरह के इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या करना है, हमें सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईजी, यानी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कौन कौन से होंगे, जिसमें कि हमें केवल आज ही इंटरेस्ट रेट, मतलब आज ही उसका रिटर्न ना मिले, कुछ सालों यानी कुछ सालों तक या फिर बहुत सालों तक हमें उसका रिटर्न मिलता रहे, तो आता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह के डिसीजन या फिर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। क्या होते हैं? कैपिटल बजटिंग, इसमें हमें कैपिटल बजटिंग करना पड़ेगा। अब कैपिटल बजटिंग होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करना कि किस में कितना ज़्यादा रिटर्न है, तो होता है कैपिटल बजटिंग। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, डिस्काउंटेड टेक्निक और एक होती है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो डिस्काउंटिंग में एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, पीआई, जिसमें कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है। इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, पीआई को। इसके बाद आता है नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक। कौन कौन सी होती है? पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कितना रहता है उसमें, कि कितने समय तक मिलता रहेगा, क्या रहेगा, कितना रहेगा। इसके बाद आता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है। ये होती है हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब मैंने बताया था इसमें 2 तरह की चीज़ें करनी पड़ती है, कैपिटल बजटिंग और दूसरा होता है कैपिटल रेशनिंग। अब कैपिटल रेशनिंग क्या है? इसमें बेसिकली हमें करना होता है, रैंकिंग मेथड गिवन होती है। अगर मान लीजिए आप केवल एक प्रोजेक्ट में आपके पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की चॉइसेस हैं, यानी आपके पास अगर मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट्स की चॉइसेस हैं, जिसमें कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए 2 का अगर रिटर्न सेम सा आ रहा है, तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है कि आपको किस में कितना है। और हो सकता है कि आपको चारों में इन्वेस्ट करना है, तो किस में कितना करना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रैंकिंग देनी पड़ेगी। कि मान लीजिए सी प्रोजेक्ट जो है, थर्ड प्रोजेक्ट है, वो ज़्यादा अच्छा है, उसे फर्स्ट रैंकिंग दे दूंगा, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ और इसे फिफ्थ। तो इसमें आपको रैंकिंग बेसिकली गिवन देनी होती है थ्रू पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, पीआई को। क्लियर हुआ? तो ये आती है हमारी लॉन्ग टर्म बजटिंग डिसीजन में, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। ठीक है, इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें क्या करना है? इसमें बेसिकली हमें करना है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए फॉर अ डे टू डे एक्सपेंसेस या फिर डे टू डे वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटरप्राइज। ठीक है, ये तो होता है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बात होगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी फाइनेंस कहाँ से पैसा लाना है, कौन सा पैसा लाना है, किससे पैसा लाना है, वो चीज़। तो इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी होती है, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले देखेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या। तो ये होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज दैट कंप्राइजेज ऑफ फर्म्स फाइनेंसिंग ऑफ इट्स एसेट्स। यानी कोई भी फर्म को अगर कुछ एसेट्स खरीदनी है या फिर एसेट्स लेनी है, तो उसमें उसका कितना पैसा किस चीज़ से लगा हुआ है, कितना पैसा किस चीज़ से, मतलब कि उसका कितना पैसा इक्विटी का लगा हुआ है, उसका कितना पैसा डेट का लगा हुआ है। तो उस चीज़ का एक मिक्स निकालना ही कैपिटल मिक्स डिसीजन या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना होता है। यानी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना पोर्शन उसका डेट है, कितना पोर्शन इक्विटी है, और इक्विटी में कौन सा कितना है, सिंपल इक्विटी कितना है उसका, और प्रेफरेंस शेयर कितने हैं उसके, वो चीज़ देखना। ये होती है हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना। इसमें कुछ थ्योरीज गिवन है, जैसे नेट इनकम अप्रोच। इसमें हम नेट इनकम अप्रोच भी देखते हैं, इसको कैलकुलेट करने के। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसमें हम ऑपरेटिंग, और इसके बाद मॉर्जिलन मिलर अप्रोच, इसे एमएम अप्रोच भी बोलते हैं, एमएम अप्रोच। ये होता है एमएम अप्रोच। तो इसके बाद और फोर्थ होता है ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, इसके बाद आता है लेवरेज। लेवरेज होता है बेसिकली कि हमें किस में, मतलब हमारा रिटर्न भी मिल जाए और हमारे साथ कुछ पैसा बचे भी, यानी इसका रिटर्न भी आए,
साथ में डिविडेंड भी आए, कुछ इस तरह से कुछ निकालना। ये इसमें 3 तरह के हमें बेसिकली देखना होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। ये आगे वाले चैप्टर में हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन्हें भी देखेंगे हम आगे आने वाली वीडियोज़ में। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली हमें कुछ 4 से 5 कॉस्ट देखनी पड़ती है कि कॉस्ट ऑफ डेट कितनी है। इसे हम केडी से रिप्रेजेंट करते हैं, केडी से कॉस्ट ऑफ डेट। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी ये बेसिकली अगर कॉस्ट की बात करी जाए ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करी जाती है कि अगर हम डेट लेते हैं तो उसके कितनी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी। यानी अगर वही पैसा अगर हम इक्विटी से लेते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है और हमारे एक्चुअल में कितना रिटर्न आ रहा है, ये देखना होता है कॉस्ट ऑफ डेट में। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको नाम से क्लियर होगा, ये इसमें इक्विटी की बात होगी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग कि अगर हम रिटेन अर्निंग करें तो उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि हर चीज़ की कहीं ना कहीं कॉस्ट होती है। और जो लास्ट रहता है वो रहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे WACC से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। इसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन होता है रिलेटेड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बातें करनी होती है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मतलब कि हमने फंड्स को सबसे पहले अरेंज कर दिया, हमने उसे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद जो रिटर्न आया, अब उस रिटर्न का क्या करना है, क्या हमें रिटेन करके चलना है, क्या हमें उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कितना करना है, और क्या कुछ ऐसा तो नहीं कॉम्बिनेशन हम सेट कर सकते हैं कि हम कुछ पोर्शन उसका रिटेन करके चल जाएं और कुछ पोर्शन हम उसे डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो वो सब चीज़ें हमें डिविडेंड डिसीजन में देखनी होती है। इसके कुल 3 मॉडल्स हैं जिसमें कि अलग अलग मॉडल, अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग बात कही है। जिसमें कि सबसे पहला होता है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गॉर्डन मॉडल, ये 3 थ्योरेटिकल हैं। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन ही रहेगा कि हमें किस किस मॉडल से कितना कितना क्या बोलते हैं, कितना अगर इसमें NRR इतना आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। वॉल्टर मॉडल आपको बस एक बार ब्रीफ में अगर देखा जाए तो 3 मॉडल है, वॉल्टर, गॉर्डन और MM कौन सा है? मॉडी जिलियन मिलर अप्रोच। मॉडी जिलियन मिलर अप्रोच, जैसे अभी मैंने नीचे दिखाया था, ये मॉडी जिलियन मिलर अप्रोच, MM अप्रोच जिसे बोलते हैं। तो ये इसका एक मॉडल भी है, MM मॉडल, ये डिविडेंड के लिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में मैंने क्या कहा है, क्या है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक ही पेज पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप अब आपको विजिबल होंगे इन्वेस्टमेंट, सिलेक्शन ऑफ कैपिटल और ये तीनों चीज़ें अब क्लियर होगा। डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। और मैंने बताया था आपको डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग क्या होता है, उसके एग्जांपल देके बताया था मैंने। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की ट्राई करूँगा। और मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।